नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के इतिहास विभाग के तत्वावधान में ज्ञानदूत 2.0 के व्याख्यान प्रसारण कार्यक्रम में मैं डॉक्टर डी.के. चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में पदस्थापित डॉक्टर इकबाल फातिमा। मैं डॉक्टर फातिमा का स्टूडियो हार्दिक स्वागत करता हूं और व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर इकबाल फातिमा। मैडम प्लीज। मैं डॉक्टर इकबाल, आचार्य राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो तुर्की सल्तनत के संस्थापकों में से एक माना जाता है और गुलाम वंश का उसे शासक माना जाता है। गुलाम वंश की जो शासक परंपरा है, माना जाता है कि 1206 से लेके 1290 तक जो शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उन्हें गुलाम वंश से संबोधित किया जाता है। यद्यपि इनको ममलूक और इलबारी जाति का भी कहा जाता है, लेकिन ये जो तीन शासक हुए हैं यहाँ के शुरुआती, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तीनों ही अलग अलग वंश के थे। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक और इल्तुतमिश और के वंश ने जो है 1210 से लेके 1266 ईस्वी तक राज किया। वहीं बलबन और उसके वंश ने 1266 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन किया। सही रूप में इनको गुलाम कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि इनके जो शुरुआती दो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, वह अपने शासनकाल के दौरान ही गुलामी से मुक्त हो चुके थे। जहां तक कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो वह तुर्की सल्तनत का एक प्रमुख शासक जो है, हम इसे कहेंगे। और जो मोहम्मद गौरी ने भारत में जो भी सफलताएं हासिल की, उसका पूरा श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्किस्तान के उच्च कुल का जो है था, लेकिन बचपन में ही अपने परिवार से बिछुड़ जाने के कारण उसे जो है गुलामी के रूप में जीवन बिताना पड़ा और व्यापारियों के द्वारा उसे एक के बाद एक जगह पर बेचा गया। आखिरकार जो है वो निशापुर के जो काजी थे फखरुद्दीन, उनके पास पहुंचा, जिन्होंने उसकी योग्यता को पहचाना और उसको अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी और सैन्य शिक्षा भी दी। कुरान भी बहुत अच्छे से वो पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान ख्वां भी कहा गया। लेकिन जब फखरुद्दीन काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन को वापस बेच दिया और एक व्यापारी के हाथों वह जो गजनी पहुंच गया। और आखिरकार गजनी में वह मोहम्मद गौरी के द्वारा खरीदा गया और गौरी जो है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, उससे बहुत ज्यादा जो है उसको मान देता था और उसका विश्वास पात्र, कृपा पात्र वो बन गया, क्योंकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके सैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका सिपह सालार या मलिक बना। और ऐबक यानी चंद्रमुखी की जो उपाधि है, वह भी मोहम्मद गौरी के द्वारा ही ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जहां तक उसके बारे में हम जानते हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी कि वह एक अच्छा सेनानायक था, एक अच्छा प्रशासक था और साथ साथ जो है, हेलो, हाँ करो, कुतुबुद्दीन ऐबक की जहाँ प्रारंभिक जीवन की हम बात कर रहे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति था और बचपन से कुशाग्र बुद्धि था। इसलिए एक गुलाम के रूप में जीवन शुरू करने के बावजूद वह एक शासक के पद पर पहुंच पाया। और उसकी द्वारा जो कार्य किया गया, सैन्य जो योग्यता उसमें थी,
उसका श्रेय, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा, कि फखरुद्दीन को जाता है। और अपने योग्यता और जो शौर्य था, जो साहस था, उसने उसे मुइज़ुद्दीन का विश्वास पात्र बना दिया था। और इसी वजह से उसने उसे अमीर अकबर यानी अस्तबल का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। और जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ऋत्विक और मोहम्मद गौरी के बीच में, उस दौरान गौरी ने उसे अपने साम्राज्य का जो है हाकिम नियुक्त किया। उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी भारत से लौट गया, गौरी के लौटने के बाद मोहम्मद गौरी जब भारत से लौट गए तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन उसने अपनी शौर्य और प्रतिभा के बल पर उनका जो है मुकाबला किया, दूरदर्शिता पूर्वक जो भी समस्याएं थी उनका समाधान निकाला। और इसीलिए समकालीन इतिहासकार जो फक्र मुदब्बिर है वो ये कहते हैं कि जब मोहम्मद गौरी 1205-6 ईस्वी में खोखरों को हराकर गजनी लौट रहा था, तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि यानी वायसराय भी नियुक्त किया। उसे मलिक का पद दिया गया और उसे वली अहद यानी उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। और हम देखते हैं कि यहीं से भारत में उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। जिस प्रकार मोहम्मद गौरी से मिलने से उसके का भाग्योदय हुआ, उसी प्रकार जब उसे वायसराय नियुक्त किया गया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका राजनीतिक जीवन भारत में शुरू होता है और उसके बाद वह निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है। भारत में ऐबक का जो राजनीतिक जीवन है, उसे मोटे तौर पर हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जो कि 1192 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक रहा, जिसमें वह गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के कुछ भागों का शासक था। और उसका ये पहला जो काल है, वो सैनिक गतिविधियों से परिपूर्ण था। जो नवविजित राज्य थे, राजपूत राज्य थे या दूसरे जो भी राज्य थे, वह निरंतर अ, जो है पराधीनता के बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको तुर्की राज्य के संरक्षण में रखने का प्रयास किया, इसलिए उसे लगातार युद्ध करने पड़े। उसके जीवन का जो दूसरा चरण है, वह 1206 से 1200 ईस्वी तक रहा, जब वह गौरी की भारतीय सल्तनत का मलिक या सिपहसालार था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने मलिक या सिपहसालार की उपाधि धारण की। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। साथ ही उसने न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और न ही अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया। संभवतः इसका कारण ये था कि अभी उसे गुलामी के बंधन से मुक्ति नहीं मिली थी। 1208 ईस्वी में उसे मोइनुद्दीन जो है मुआज जो था, गौरी के जो उत्तराधिकारी था, उसके द्वारा गुलामी से मुक्त कर दिया गया और उसे किलत भेजी गई। इसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से शासन किया। इसलिए ऐबक के जो शासनकाल का तीसरा चरण है, वह 1208 से शुरू होकर 1210 ईस्वी में खत्म होता है, जब वह एक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक अधिकार प्राप्त शासक। इसके बाद उसने अपने स्वतंत्र निर्णय लिए और अपने जो है सार्वभौम सत्ता उसने दिल्ली में स्थापित की। हम ये देखते हैं कि उसका जो सिंहासनारोहण है, वह हुआ था 25 जून 1206 ईस्वी को और उसे दासता से मुक्ति मिली 1208 ईस्वी में। ऐबक का जो शासनकाल, जैसे मैंने बताया कि पहला जो चरण है उसका, वो पूरी तरह सैनिक गतिविधियों से भरा हुआ था, जबकि उसका जो दूसरा काल है, वह राजनयिक गतिविधियों में कार्यों में व्यतीत हुआ। और उसके शासनकाल का तीसरा दौर दिल्ली सल्तनत का मानचित्र बनाने में बीता। कुतुबुद्दीन का राजत्व जो है राजनीतिक विचारों पर आधारित था, यानी उसका जो राजत्व का सिद्धांत हम कह सकते हैं वो राजनीतिक विचारों पर आधारित था। विजय और युद्ध उसे प्रेरणा देने वाले तत्व थे। जनता को शांति, सुख और समृद्धि देना उसने अपना कर्तव्य माना था। वह जनता को निष्पक्ष न्याय देता था और साथ ही बहुत बड़ा वह दानवीर भी हुआ और उसकी दानशीलता की मिसालें दी जाती है। सुल्तान के रूप में ऐबक के कार्यों की हम बात करें, तो उसका जो सबसे पहला कार्य था, वह था भारतीय प्रदेशों का गजनी और गौड़ से संबंध विच्छेद करना। मोहम्मद गौरी जब तक जीवित रहा, दिल्ली जो है मोहम्मद गौरी के अधिकार में ही था,
लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे और ख्वारिज्म का जो शाह था उसके हमला करने की आशंका थी गजनी पर। और ये समझा जा रहा था कि मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन उसका सामना करने में सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि अगर गजनी पर बाहरी आक्रमण होता है तो अगर दिल्ली का संबंध गजनी से बना रहेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली को भी उस बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। जबकि दिल्ली का जो नवोदित राज्य था, तुर्की राज्य, वो किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना करने में सक्षम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बात के लिए प्रयास किया कि गौर और गजनी से दिल्ली के संबंध अलग कर लिए जाए, उनके संबंधों को विच्छेदित कर दिया जाए। और इसलिए उसने गयासुद्दीन से इस बात के लिए आवेदन किया, निवेदन किया और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने उसे स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और उसके लिए उसने उसकी जो है खिलत वगैरह उसे भेजी। तो ऐबक का एक प्रमुख कार्य ये रहा कि गजनी से संबंध को विच्छेद करना और उसका परिणाम ये निकला कि जो तुर्की राज्य था, बिल्कुल नया-नया स्थापित हुआ था, वो छिन्न-भिन्न होने से बच गया। उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था सुल्तान के रूप में ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त करना। ये दोनों व्यक्ति जो हैं विद्यार्थियों मोहम्मद गौरी के ही प्रतिनिधि थे। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रतिनिधि था, उसी प्रकार ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन भी उसके अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, वायसराय। इसलिए जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तो इन दोनों का ये मानना था कि वो स्वतंत्र हो गए हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी अधीनता में आना चाहिए। क्योंकि ताजुद्दीन यल्दौज जो है, उसका गजनी पर अधिकार था और वो ये सोचता था कि दिल्ली चूंकि गजनी के अधिकार में रह चुका है, तो अभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका स्वामित्व स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुतुबुद्दीन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह भी मोहम्मद गौरी का एक योग्य सिपहसालार था। तो ऐसी स्थिति में उसने एक के बाद एक इन दोनों का जो है दमन किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता को दिल्ली में स्थापित किया। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने की। बंगाल पर खिलजी सैनिकों ने जो है अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये एक प्रमुख चुनौती थी कि वो बंगाल पर पुनः अधिकार कैसे स्थापित करें। उसने अली मर्दान खां को अपना जो है सूबेदार बनाया और उसे बंगाल पर पुनः अधिकार करने का दायित्व सौंपा और इस प्रकार बंगाल पर दिल्ली का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। साथ ही उसने बदायूं पर भी अधिकार किया, जो कि और इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार उसके द्वारा बनाया गया। लेकिन कालिंजर और जो ग्वालियर के क्षेत्र हैं, उस पर वो अधिकार नहीं कर पाया और ये दोनों क्षेत्र जो है दिल्ली के हाथ से निकल गए। 1210 ईस्वी में जब लाहौर में चौगान खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, आधुनिक पोलो से हम इसकी तुलना करते हैं, तो वह खेलते हुए घोड़े से गिरने से उसका जो है देहांत हो गया और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है, काफी अल्प रहा। मात्र 4 वर्षों तक ही वह शासन कर पाया दिल्ली पर। लेकिन ये 4 वर्षीय जो शासनकाल है, वो काफी महत्वपूर्ण है और हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली का जो नवोदित राज्य है, उसकी सुरक्षा का दायित्व पूरी तरह जो है जिम्मेदारी से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उठाया गया। वह एक योग्य प्रशासक था, एक योग्य सेना नायक था और साथ ही कला और साहित्य का संरक्षक भी था। इसीलिए डॉक्टर हबीबुल्लाह कहते हैं कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती है। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। वहीं उसे पील बख्श भी कहा जाता है, यानी हाथियों का दान करने वाला। विद्यार्थियों, अगर ये आपसे पूछा जाए कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी या लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं मिन्हाज जो कि इतिहासकार रहा मध्यकाल का,
वह उसे दूसरा हातिम ताई कहता है। हातिम ताई इस्लामिक जगत में एक प्रमुख दानवीर व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं और उन्हीं की श्रृंखला में मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा हातिम ताई कहा है। वहीं आधुनिक इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि ऐबक ने जो प्रमुख सफलताएं हासिल की वो सूबेदार के रूप में प्राप्त की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 4 वर्षीय शासनकाल है उसमें ऐबक जो है दिल्ली की गद्दी पर शांतिपूर्वक बैठ ही नहीं पाया। उसे लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ा। अपने प्रतिद्वंदियों कुबाचा और यल्दोज से मुकाबला करना पड़ा। ऐसी स्थिति में उसने कोई भी नई सफलता अपने 4 वर्षीय शासनकाल में प्राप्त नहीं की। लेकिन इसके बावजूद उसने न्याय और सेना में बहुत सारे सुधार के कार्य किए और जहां तक हम देखा जाए कि उसके द्वारा जो कार्य है, जैसा कि अभी बताया मैंने कि लेनपुल ये कह रहा है कि उसकी जो भी विजय हासिल उसने की वह सूबेदार के रूप में, यानी जब वह मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था उसी समय हासिल की गई। उसके कुछ कारण रहे, क्योंकि एक तो उसका शासनकाल बहुत अल्प रहा और अभी जो भी राजपूत राज्य और दूसरे राज्य उसके अधीनता में आए थे वह निरंतर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। और जैसा कि अभी हमने देखा कि ग्वालियर और कालिंजर उसके हाथ से निकल भी गए थे। तो ऐसी स्थिति में वह दिल्ली से बाहर निकल भी नहीं सकता चाह कर भी, क्योंकि उसे बाहरी आक्रमणों का भी भय था। वो सोचता था कि कुबाचा और यल्दोज वह दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक योग्य और कुशल सेना नायक होने के बावजूद उसने शासक के रूप में कोई नई सफलता हासिल नहीं की। और साथ ही वह एक साहित्य में रुचि रखने वाला सुल्तान था और उसने हसन निजामी और फकरे मुदबिर को संरक्षण दिया। वह उसके दरबारी साहित्यकार थे। हसन निजामी ने ताजुल मासीर नामक ग्रंथ लिखा और इन दोनों ने ही अपने ग्रंथों को कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित किया। इसके साथ साथ वह स्थापत्य कला का भी संरक्षक था। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो संभवतः राय पिथौरागढ़ के किले वाली जगह पर किया गया था। वहीं उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इसके अलावा उसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जो उसके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया और जिसको पूरा करवाने का श्रेय जाता है उसके दामाद और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को। विद्यार्थियों, बहुत सी बार ये प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, या एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर करवाया गया। तो आपका उत्तर होगा कि शुरुआत करवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन निर्माण कार्य पूरा हुआ इल्तुतमिश के समय में और जिसके नाम पर इस मीनार का निर्माण हुआ वह थे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके प्रेरणा कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। विद्यार्थियों, एक बात हम बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, बहुत सी बार ये पूछा जाता है। तो मोहम्मद गोरी उत्तर है उसका, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या इल्तुतमिश है। सबका अपना अपना योगदान रहा दिल्ली सल्तनत की स्थापना में। लेकिन भारत में जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हबीब और निजामी इतिहासकार कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का खाका है या रूपरेखा है और उसका निर्देशन का कार्य जो है, एक सल्तनत के निर्माण और उसकी निर्देशन का कार्य तो मोहम्मद गौरी ने किया, लेकिन उस मानचित्र को पूरे करने का दायित्व था कुतुबुद्दीन ऐबक का और ये काम उसने बखूबी निभाया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए भी था क्योंकि अगर वह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का संबंध गजनी से नहीं तोड़ता, अलग नहीं करता दिल्ली को, तो दिल्ली का जो नवजात तुर्की राज्य है वह उसी समय छिन्न भिन्न हो जाता और बाद में इल्तुतमिश भी उसे संभाल नहीं सकता।
इसके अलावा उसके द्वारा जो कार्य किया गया है कि उसने यहाँ के जो राजपूत राज्य थे, उनको अपने नियंत्रण में निरंतर बनाए रखा और इसके साथ-साथ उसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार के क्षेत्र में भी कार्य किया। उसके द्वारा बंगाल को पुनर्विजित किया गया और उसके लिए उसने कूटनीति और दूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम ये कह सकते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत की नींव भारत में रखी। जिस प्रकार बाबर को श्रेय दियाता है कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत नींव रखने की, उसकी स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत एक गुलाम के रूप में हुई, लेकिन चूंकि वो एक उच्च कुल में जन्मा था, तो वह कुशाग्र बुद्धि का था और प्रतिभाशाली और इसीलिए धीरे-धीरे जो है उसने मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में अपने जो सैनिक अभियान किए, उसमें निरंतर अपनी योग्यता का परिचय दिया और उसी का परिणाम था कि मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आखुर जैसा उच्च पद दे दिया। वहीं जब बात आई अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करने की, तो उसने उबाचा के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह करके उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए ताकि वह उसके ऊपर हमला नहीं करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, न केवल एक योग्य और कुशल सेनानायक रहा, बल्कि इसके साथ-साथ वो एक कूटनीतिज्ञ और एक जो है दूरदर्शी सुल्तान भी साबित हुआ। यद्यपि उसका शासनकाल बहुत अल्प रहा और अपने 4 वर्ष के अल्प शासनकाल में उसे सेना में सुधार का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। प्रशासन के क्षेत्र में उसने कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया। लेकिन न्याय के क्षेत्र में अ, वह काफ़ी सफल हुआ और उसके समय में चोरी, डकैती, लूट-पाट जैसे कार्यों पर जो काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सका। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक लंबे समय तक जीवित रहता, तो हो सकता है कि वो अपने शासनकाल के क्षेत्र में कुछ नई योजनाएँ बनाता और नए जो है मापदंड स्थापित करता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। साथ ही उसका जो वंश है, वह भी उसके साथ ही समाप्त हो गया क्योंकि उसके वंश का कोई उत्तराधिकारी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं था। और उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने उस अधूरे कार्य को पूरा किया जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने छोड़ा था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली राज्य की जो सल्तनत की नींव जो रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके ऊपर एक भव्य इमारत का निर्माण करवाया। जिस प्रकार विद्यार्थी उसने कुतुब मीनार पे जो है कई मंजिलें खड़ी की और उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत की जो भव्य इमारत स्थापित करने का या उसको पूर्ण करवाने का श्रेय भी हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश को जाता है, जो स्वयं भी एक गुलाम था। लेकिन इसके बावजूद उसने भी अपनी योग्यता के बल पर एक के बाद एक पद प्राप्त किए और वह सूबेदार बना और अंततः सुल्तान जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच पाया। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम हमने कहा कि गुलाम के रूप में जीवन शुरू कर रहा है, उसी प्रकार इल्तुतमिश ने भी गुलाम के रूप में अपना जीवन शुरू किया और इसीलिए शुरुआती जो वंश है सल्तनत काल का, वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों शासक शुरुआती दौर में ही गुलामी से मुक्त हो गए थे और इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिल्ली सल्तनत के विकास में दिया। इल्तुतमिश की जहाँ तक हम बात करें तो वह तो काफ़ी हद तक अपने सफल हुआ, उसने अपनी सत्ता स्थापित की और सम्राट और सुल्तान के पद को स्थापित किया। साथ ही अपनी सत्ता को अपने वंश के लिए भी सुरक्षित किया। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा नहीं कर पाया और उसका कारण मैंने आपको बताया कि वह उसका शासनकाल जो है लंबे समय तक रह ही नहीं पाया और इसी का परिणाम ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश उसी के साथ समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत
की स्थापना में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में वे एक महान सेनानी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होता तो मोहम्मद गौरी के साथ ही उसकी दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई होती, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी था वह इतना योग्य नहीं था कि वह गजनी में रहते हुए दिल्ली पर शासन कर पाता। साथ ही अ, उसका तो खुद का अपना राज्य जो है खतरे में पड़ा हुआ था, क्योंकि ख्वारिज्म का शाह उस पे हमला करने के लिए तैयार बैठा। वहीं जो 2 अन्य सिपहसालार या गवर्नर सेनानायक थे मोहम्मद गौरी के, यल्दोज और कुबाचा, वह दोनों अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अल्प शासन काल में ही मोहम्मद गौरी के द्वारा जो मेहनत से संजोई गया राज्य था, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को जो है बखूबी अंजाम दिया और उस राज्य को, जो कि बहुत नवोदित राज्य था और जो पराधीन राज्य थे, उनके अधीन नए-नए उनके अधिकार में आए थे, वो निरंतर इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि वो तुर्की सल्तनत की जो है से मुक्ति पा ले, पराधीनता से मुक्त हो जाए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बलबूते पर ऐसा नहीं होने दिया और दिल्ली सल्तनत जो है बहुत छोटी क्षेत्र में फैली हुई थी उस समय तक, लेकिन इसके बावजूद उसने कुशल हाथों में वो पहुंची, इल्तुतमिश के हाथों में, और उसी का परिणाम था कि दिल्ली सल्तनत हम देखते हैं कि लगातार आगे बढ़ते हुए आगे चलकर इल्तुतमिश, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इनके हाथों में होती होती अपनी जो है चरम विकास पर पहुंची। और 1526 में जब तक पानीपत के पहले मैदान में इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पराजित नहीं कर दिया गया, तब तक वह निरंतर आगे बढ़ती चली गई और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। एक महान सेनानी के रूप में, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में और एक कुशल सेनानायक और योग्य प्रशासक के साथ-साथ साहित्य और कला में अबुई रुचि रखने वाले सुल्तान के रूप में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।